जय हिंद साथियों, मेरा नाम हर्ष कालरा है। मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश का प्रभार मिला है। सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण आज हजारों परिवारों पर रोजगार और भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है। कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के साजिश के तहत एनजीटी में जनता का पक्ष रखने में पूर्णतः विफल रही है। आम आदमी पार्टी 26 और 27 सितंबर को रामबाग मनाली में एक बड़ा व शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही है, जिसमें सरकार की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेगी और जनता की आवाज उठाएगी। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं तथा अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय हिंद। निवेदन करता हूं दिनेश शर्मा जी से। दिनेश शर्मा जी कृपया मंच पे आए। सूद जी निवेदन करता हूं कृपया मंच पे आए। श्री नीलकंठ सूद जी। वंदे देवभूमि हिमाचल में आप लोग का स्वागत है और यहाँ पे आके इतनी खुशी मिली। और दोस्तों, तो एक बार आम आदमी का भी नारा रखना चाहिए। आम आदमी, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। आइए सबसे पहले मैं शेर सिंह जी, मैं क्या बात है, आम आदमी साथ है। 18 करोड़ का आशीर्वाद, 18 करोड़ का आशीर्वाद। लोग, इस घाटी के लोग, व्यापार मंडल के लोग, मैं सबका यहाँ पे आने पे स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन है जिससे, या ये ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई से सिर्फ मनाली प्रभावित नहीं है, इससे पूरा हिमाचल और मैं तो कहूँगा पूरा हिंदुस्तान प्रभावित होगा। क्योंकि मनाली ये जो पर्यटक स्थल है, सिर्फ हिमाचल या इवन इंडिया नहीं, ये पूरे संसार में ये मनाली जो है एज ए टूरिस्ट प्लेस प्रसिद्ध है। तो अगर इस टूरिस्ट प्लेस पे आज कोई मुसीबत आई है तो इसके लिए सारा देश प्रदेश और पूरा इससे सारा संसार इससे प्रभावित होगा। आशीर्वाद आप लोग बोलेंगे, संघर्ष करेंगे मिलकर साथ। 18 करोड़ का आशीर्वाद, 18 करोड़ का आशीर्वाद। ये सारी जो मनाली की जनता, कुल्लू की जनता या प्रदेश की जनता चिंतित है। रोहतांग पास, तो होता क्या है कि रोहतांग पास के लिए लगभग 6 या 7 हजार गाड़ियां रोहतांग दर्जे पे जाती थी। मैं एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, आपने भी उस चीज को समझना। तो होता क्या था, पहले अगर 6,000 नीचे आते हैं तो होता क्या था, जो 24,000 लोग ऊपर जाते थे वही लोग नीचे आते थे, वही लोग होटलों में ठहरते थे, वही रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। मैं इसलिए इस बात आएगी तो उनको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पूरे प्रदेश को प्रॉब्लम आएगी, पूरे मनाली वासियों को प्रॉब्लम आएगी। अगर 6,000 गाड़ियां जा रही थी तो 24,000 लोग ऊपर जा रहे थे, तो 24,000 लोग ही नीचे आ रहे थे, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं। लेकिन अब क्या होगा, क्या होगा, 1,000 गाड़ियां ऊपर मनाली में बैठा रहेगा, 12वें दिन उसको टनल रोहतांग जाने का मौका मिलेगा। तो ये सच्चाई है, अगर 4,000 लोग ऊपर जाएंगे तो 4,000 लोग ही नीचे आएंगे, तो कितने लोग कम हो। इवन जहां से एंट्री होती है वहां तक फर्क डलेगा, क्योंकि बिजनेस तो हर जगह हो रहा है।
जो गाड़ियां आ रही है वहां बैठेंगी, चाय पिएंगी, कुछ और फोटोग्राफी होगी, कोई सारे बहुत से बिजनेस होंगे। तो ये कहने का मतलब है कि ये मुद्दा है कि जहाँ 24,000 लोग होटलों में रह रहे थे, अब 4,000 लोग रहेंगे। 4,000 का मतलब है कि अगर 2 आदमी एक कमरे में रहेंगे तो सिर्फ 2,000 कमरे, सिर्फ 2। तो क्या होगा, अगर 20,000 या 30,000 कमरे होंगे तो उनमें से 2,000 कमरे पर डे लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी है। तो पूरा मनाली शहर और इवन हिमाचल में पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ जाएगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात में, एक और प्रॉब्लम आई तो अब श्रीनगर कोई नहीं जाता। तो इस मनाली शहर को प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमें कि ये जो टोपी हमने पहनी है, ये मैं इसको आज एक राजनीतिक पार्टी की टोपी नहीं मान रहा हूँ, ये हमें अन्ना जी की देन है। और ये सच्चाई है, आंदोलन इस टोपी के सहारे लड़ा है, वो ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं है जो फेल नहीं हुआ है, जो फेल हुआ है। तो मैं, बहुत से लोग हैं जो मन से बोलेंगे, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। और सिर्फ एक बार लोगों पे ये संकट आया हुआ है क्योंकि मनाली जो है वो देश के मानचित्र पर एक पर्यटन नगरी है और इस पर्यटन नगरी में जो व्यवसाय चलता है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि ये सरकारें नौकरी तो दे नहीं सकती, पर लोगों ने रोजगार अपने आप उत्पन्न किया है, उस रोजगार को गरीब लोगों से छीनने का जो कार्य है वो बड़ी बखूबी निभा रही हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का रोजगार जो है वो छीना जा रहा है। उसके पीछे मंशा क्या है, क्या साजिश रची जा रही है? वो साजिश है कि इस मनाली को किन्हीं बड़े बिजनेस आदमी जो हैं, बिजनेस करते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उनके हाथों में सौंपना चाहती हैं, जिसमें देश के जो आज के हमारे प्रदेश के राजनीतिज्ञ हैं, कोई उनके बेटे हैं, कोई खुद हैं, और वो चाहते हैं कि हम मनाली पे कब्जा कर लें। और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने इस मनाली को देश के मानचित्र पे पहुँचाया, उन लोगों से ये कारोबार छिन जाए। जैसा कि लोग नहीं जागे तो भगत जैसे सुरमाओं को, चंद्रशेखर जैसे सुरमाओं को जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहती है वहां पे वो पहुंच के रहेगी। आप होश में आओ, डरने की क्या बात है। समझ में आ जाएगा कि जनता, आम लोग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। आज तक नेता, पॉलिटिकल पार्टी सब दबाती आ रही है, पूंजीपति लोग सब दबाते आ रहे हैं। यहां पे भी यही हो रहा है नहीं हो रहा? कैसे तोड़ सकते हैं? एकजुट होके। बहुत छोटी थी तब से सुनते आ रहे हो, जैसे झाड़ू के अंदर बहुत सारी तीलियां इकट्ठी करके बंधी है तो वो टूटती नहीं है। वो सच है, अब लगता है वो सच है, क्योंकि दिल्ली में हमने एक कर दिखाया, दिल्ली में हम लोगों ने एकजुट होकर जीते। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर यहां आज मनाली में आप लोग इकट्ठे हो गए, आप दूर दूर से भी आ गए लोग, गांव से, और इस संख्या में, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग सब लोग खुद से ही इतना एकजुट हो रहे हैं कि यहां तो बहुत एकता वाली बात है। आप सभी लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है? सबने सुना है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए ना। बहुत अच्छी चीज उन्होंने एक बार बोली जो हम लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं ये बात आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊं। ध्यान से सुनिएगा, स्वामी जी की बात है ये। वो क्या कहते हैं कि जो पूंजीपति और नेता लोग हैं, इन सबके बारे में वो कुछ कहते हैं। उन्होंने कहा था, अगर ये भयानक राक्षस ना होता तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता। होता कि नहीं होता? अगर नेता लोग इस तरीके से नहीं होते तो हम लोग उन्नत होते या नहीं होते? है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद
सभी हठ धर्मता, सभी कलेश और हर एक मनुष्य जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। आदर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री राजन सुशांत जी, भाई हर्ष कालरा जी, नेहा जी, भाई हरिंदर जी पंजाब से आए हुए, भाई विवेक जी, राम भाई मेरे ख्याल से अभी तक आए नहीं है, नीरज जी, गौरव जी। 1995 में पहली बार मैं मनाली आया था और तब से मनाली में पत्रकार आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, भली बाती समझ रहे हैं, साथ रहे हमारे। पहली बार दिव्य हिमाचल मैंने यहाँ पे ज्वाइन की थी 1997 में, 97 में, 95 में मैं मनाली आ गया था और तब यहाँ पर 2 या 3 पत्रकार हुआ करते थे। उसी दौरान हमने यहाँ पर सबसे पहले पत्रकारिता में एक क्रांति की थी कि 30 पत्रकार मैंने एक साथ भर्ती कर दिए थे कुल्लू और मनाली में, और मनाली में पत्रकारिता का एक रेवोल्यूशन आ गया था। आप सभी पुराने और नए भाई बहन जानते हैं, यहाँ पे जो मीडिया से जुड़े हैं, विशेषकर संदीप जी वगैरह परिचित होंगे। बहुत बड़े एहसान हैं आम आदमी पार्टी पर भी, क्योंकि मैंने इसी मनाली में पत्रकारिता का कठहरा सीखा था, पत्रकारिता सीखी थी। इसी धरती से पत्रकारिता सीखने के बाद अरविंद जी ने जब मुझे उस आंदोलन के लिए बुलाया जो आप सबने देखा और जिसके कारण राजनीति में पूरे देश की क्या विश्व की राजनीति, विश्व के लोगों की नजरें उस राजनीति पे आज हैं, तो उसकी बुनियाद यहीं से पड़ी थी। उस दौरान हमें मीडिया में दिल्ली में कोई कवरेज देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके बीच छोटे-छोटे शब्दों से मैंने वो पत्रकारिता करनी सीखी। दिव्य हिमाचल में आप मेरे को पढ़ते रहे होंगे, अमर उजाला में भी 5 साल तक आपने पढ़ा होगा। तो उसके बाद जब दिल्ली में मैं गया तो उस समय का दौर बताता हूँ आपको कि कोई भी चैनल और कोई भी अखबार, जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था, हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं था, हमें दिखाने के लिए राजी नहीं था। बहुत बड़े बड़े आंदोलन दिल्ली में होते थे, लेकिन कोई भी उनको दिखाने के लिए तैयार नहीं था। पीछे हमीरपुर की बैठक में मैंने बताया था, बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी, हमारे लोगों को डंडे पड़ रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। हमारी बहन संतोष को आपने देखा होगा, उसका मर्डर कर दिया गया था वहाँ पे, लेकिन अखबारों में बहुत छोटी छोटी खबरें आती थी या आती नहीं थी बड़ी बड़ी घटनाओं की। और दिल्ली में शुरू किया था, जिसको हमने घर घर बांटना शुरू किया और उसके बाद वहाँ पर क्रांति जागृत हुई। एक एक व्यक्ति तक वो बातें पहुंची जो हम पहुंचाना चाहते थे और बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर खड़ा हुआ। हर व्यक्ति दिल्ली का उस आंदोलन से जुड़ा और उसने सत्ता की भ्रष्ट जो सरकारें वहां पर चल रही थी उनको उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, अपने हाथों में ली। की अपनी बत्ती की है, अपनी काली कमाई की है और उन्हें कोई मतलब नहीं है मनाली से। मैं पहले भी देखता था, जब मैं मनाली में पत्रकारिता करता था तो बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर हमें लंबी बहस करनी पड़ती थी, लंबी खबरें लगा लगा कर सरकार को प्रेशराइज करना पड़ता था, उसको झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज वही लड़ाई हम दूसरे तरीके से लड़ने आपके बीच आए हैं। आप लोगों को सही तरीके से वहाँ पर सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। लाइसेंस पद्धति पहले से होती वहाँ पर, जो वहाँ पर जाएगा रोजाना के इलाके में उसको एक लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। वो इस तरीके से जब इस कार्यक्रम के आयोजन की बात हो रही थी 2 दिन पहले, तो चिंतित कई वजह से थे। पहली वजह तो ये थी कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी
हम लोग बड़ी चिंता में थे कि पता नहीं लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, आप लोग सब पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजन हो पाएगा या इसका नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये जो आज काले बादल हैं उस दिन बिल्कुल साफ छटा हुआ आपको मौसम दिखाई देगा। और मैं प्रधान जी आपकी बात से आज आपकी बात को मानकर, आपकी बात को सुनकर और आपकी बात को याद करके आज मैं आपकी और हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है उसमें यहाँ के समस्त देवी देवताओं को मैं शत शत नमन करता हूं। इस बात के सबूत आप सब लोग ही हैं। रोकने की कोशिश की गई कि नहीं की गई? जाने के लिए, इधर आने के लिए मना किया गया कि नहीं किया गया? एक वो शक्ति है जिसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। इतनी भारी संख्या में जब आप लोग यहां पर आए हैं तो एक विश्वास, एक उम्मीद और एक ऐसी धारणा लेकर आए हैं कि जिन के साथ या हम लोगों के साथ, जिनके साथ आज आप खड़े हो रहे हैं, वो सब आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ के सारे पूजनीय देवताओं का भी और परमपिता परमात्मा का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज जिस ढंग से आज शानदार मौसम उन्होंने किया, हम सब आराम से बैठ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये भी हमारे ऊपर यहाँ के सारे देवी देवताओं का और प्रभु का आशीर्वाद ही है। हर्ष जी ने, नेहा जी ने और हमारे हिमाचल के सारे साथियों ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला है। इससे पहले कि मैं उस मुद्दे पर अपने विचार रखूं, अपनी पार्टी के विचार रखूं, मैं आज का दिन हिमाचल की राजनीति के शुद्धिकरण और पवित्रीकरण का ऐतिहासिक दिन भी मान रहा हूं। आज बहुत दिनों से हिमाचल प्रदेश में, बल्कि बहुत सालों से इस प्रदेश के अंदर एक ड्रामा चल रहा है। बारी बारी से दो राजनीतिक दल, दो राजनीतिक नेता एक दूसरे को गाली करके सत्ता पर आते हैं, लेकिन करते वही हैं जो पिछले ने किया होता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मुझे हैरानगी हुई, मैंने शिमला में पिछले महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वीरभद्र सिंह जी, आपका मैंने अखबारों में बयान पढ़ा कि प्रेम कुमार धूमल और उनके पुत्रों ने इस हिमाचल प्रदेश को बेच करके अरबों रुपए की संपत्ति नामी और बेनामी इकट्ठी की है। 26 जगह पर उस बेनामी संपत्ति के रिकॉर्ड भी आ गए हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास आ गए हैं। आपने कहा, मैं जब चाहूं, वीरभद्र सिंह जी ने कहा, मैं जब चाहूं प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर और उनका परिवार जेल के सिंचों में बंद हो सकता है। मैंने उस समय वीरभद्र सिंह जी को कहा, वीरभद्र सिंह जी, आपके सरकारी विभाग विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अपील की और अखबार के अंदर बयान दिया, क्योंकि ये जो 26 स्थानों पर प्रेम कुमार धूमल ने अरबों रुपए की संपत्ति बनाई है नामी बेनामी, उसमें से बहुत सी संपत्ति हिमाचल की राज्य की सीमा से बाहर है, बहुत बेनामी के साथ लूटा हुआ है। आज का दिन, मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था,
मेरे खून में हेमोग्लोबिन की कमी आ गई। मैं भी दिल्ली में हॉस्पिटल से चेकिंग करा करके भाई हर्ष कालरा जी के आह्वान के ऊपर सीधा दिल्ली से मैं शिमला एक दिन के लिए रुका, सीधा मनाली में आप लोगों का समर्थन करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, पिछले 6 महीने के अंदर डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाई से और टॉनिक्स लेकर के जितना खून मेरा नहीं बढ़ा, जितना आज की खबर सुन करके बढ़ गया है। धर्म की कमी नहीं है, न्याय की कमी नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। आज हिमाचल भूमि का, इस देवभूमि का सिर शर्म से झुक गया है। अभी अभी हर्ष कालरा जी मुझे अपने मोबाइल के ऊपर खबर दिखा रहे थे, खबर आई आज तक में, हिमाचल के मुख्यमंत्री के शिमला और दिल्ली के 11 ठिकानों पर सीबीआई समेत छापे मार रही है। 11 ठिकानों पर अकूत संपत्ति का रिकॉर्ड आ गया है और ये सारे तथ्य देख के सीबीआई ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। इसलिए आपको जो सताया है, आपके मनाली वालों को जो सताया है, मैं मिलता हूं लोगों से, ये 5 गांव के लोग हैं आपके, कोई जीवन यापन का बड़ा साधन नहीं है, टूरिज्म के बल पर ही सारा परिवार पल रहे हैं। अचानक एक फैसला आता है और उनको कह दिया जाता है आप अपना बोरी बिस्तर समेटो। अचानक फैसला आता है अब 5000 टैक्सी नहीं जाएगा, केवल 1000 टैक्सी जाएगा। अचानक फैसला आता है यहां ये करो ये करो। कौन है? उसका जवाब आज दिया वीरभद्र सिंह जी ने। यह चीज रोक रही थी मुझे भी। मैं आज आम आदमी पार्टी का प्रदेश संयोजक होने के नाते इस मंच से पार्टी की ओर से मांग करता हूं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, आप जो 0 टॉलरेंस की बात करते हैं करप्शन में, आप में अगर 1 पैसे की भी ईमानदारी के प्रति कोई भावना बची है तो जैसे सीबीआई ने आज वीरभद्र सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेम कुमार धूमल, अनुराग और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों का मामला भी सीबीआई को दीजिए। देश में मौजूद कुछ मंत्री भी हैं आज, ये सारी देवभूमि की रिपोर्ट मेरे पास आई है। सैकड़ों करोड़ की बेनामी संपत्ति यहां पर हिमाचल के कुछ मंत्रियों ने भी खरीदी हुई है जल्दी। और ये देवभूमि चाहे मनाली हो, चाहे डलहौजी हो, चाहे शिमला के ऊपर का, मैं बड़े विश्वास के साथ आज आरोप लगाता हूं जितनी भूमिका वीरभद्र सिंह की है उससे कई गुना ज्यादा भूमिका प्रेम कुमार धूमल और उनके परिवार की भी है। मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जितने मंत्री विधायक रहे हैं, जरा एक बार तो सीबीआई उनके घरों में घुमा दीजिए, एक बार तो घुमा दीजिए। आज बच्चे पाल रहे हैं, रोजगार है नहीं। हिमाचल प्रदेश में एमए, पीएचडी, इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़े लिखे ग्रेजुएट 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। कोई रोजगार नहीं है, कोई सरकार उनके प्रति चिंतित नहीं है। गरीब की, मजदूर की, किसान की, छोटे व्यापारी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा आसान काम क्या है, सबसे ज्यादा आसान बिजनेस क्या है जिसमें हींग लगे ना फटकरी, जिसमें कोई जोखिम नहीं है। सबसे ज्यादा आसान काम आज की डेट में बिजनेस है। राजनीति में आ जाओ, मिनिस्टर भी रहा हूं, अभी 2009 से 2014 तक एमपी भी रहा हूं, लेकिन महीने का आखिरी हफ्ता आता है, कोई महीना नहीं जाता है जब मेरे अपनी धर्मपत्नी के साथ झगड़ा नहीं होता है।
मैं प्योर शाकाहारी हूं, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं, जुआ नहीं, कुछ नहीं करता हूं, मेरा कोई फजूल खर्च नहीं है। लेकिन हफ्ते के आखिरी हफ्ते में घर के सामान्य खर्चे चलाने के लिए भी घर में झगड़ा होता है। अरे मैं भी तो सिर्फ राजनीति में रहा हूं, मैं भी चाहता तो इन बड़े नेताओं की तरह हजारों करोड़ का मालिक हो सकता था। मैं नहीं बना, मैं नहीं बना। मैं इसलिए नहीं बना कि मेरी बुद्धि नहीं है। मैं डॉक्टर हूं, वकील भी हूं, लॉ ग्रेजुएट भी हूं। कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र की तुमने क्या किया? एक ही काम किया, जनता को गुमराह किया। हम क्या करें, हमारे हाथ खड़े। एनजीटी का फैसला है, पर चिंता मत करो, मैं कर रहा हूं, वकील दे रहा हूं वकील, और चिंता मत करो। स्टेशन को तोड़ने के लिए शिमला जाओ, और शिमला की क्या तुम चिंता क्यों करते हो? क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूं ना। 30 तारीख को देखना क्या होगा। वीरभद्र जी 30 को नहीं, आपका तो कल्याण 27 को ही हो गया। के घर में शाम को रोटी की चिंता है, छोटे छोटे बच्चे दूध को तरसेंगे, माँ बाप दवाई को तरसेंगे, जिन्होंने उनके साथ भी धोखा करके केवल और केवल, मैं आज आरोप लगा रहा हूं इस मंच से, इन दोनों बड़े नेताओं, इनके परिवारों और कुछ और बड़े उद्योगपतियों की सांठगांठ है यहां के एक उद्योगपति के साथ। सरकारों की मिली भगत से बनाई गई रिपोर्ट है। मैं इसलिए कहता हूं, कहीं ना कहीं चोर फंस तो जाता ही है, कहीं ना कहीं तो अपना निशान दे ही जाता है। अब इसमें क्या कहा है, रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी है सरकारों को। एक बात ध्यान में रखना, मैं फिर कह रहा हूं, एनजीटी का इसमें कसूर नहीं है। ये सफेद टोपियों वाले नजर आ रहे हैं, इन सबके खून में भगत सिंह की आत्मा और खून है, चंद्रशेखर आजाद और लक्ष्मीबाई का खून है। हम अपने आप को उनका वंशज समझते हैं। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। ये वर्तमान नेताओं को क्या मालूम हिंदुस्तान आजाद कैसे हुआ है। ये देश आजाद कराने में 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह, सगाई हो गई थी, मां बाप चाहते थे शादी कराए, लेकिन उस क्रांतिकारी नौजवान ने अंग्रेज को यहां से भगाने के लिए कदम उठाया, सजा मिल गई फांसी की। दोनों मुख्यमंत्री जिम्मेवार, प्रेम कुमार धूमल भी और वीरभद्र सिंह भी। वो कैसे जिम्मेवार है? ये मेरे पास सारी फाइल है, इसमें नीरी की रिपोर्ट है, सारी फाइल है, मैंने सारी स्टडी की है, सारी स्टडी की है। और बेसम सरकार भी होती, पर उसकी नीयत साफ होती, तो एनजीटी के अंदर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर केवल नीरी की रिपोर्ट को ही सही ढंग से पेश किया जाता, तो एनजीटी का यह फैसला ही नहीं आता। केवल नीरी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन सरकारों से पूछो तो कहते क्या करें, एनजीटी का फैसला है, कोर्ट का फैसला है, हम दखल नहीं दे सकते। कोर्ट की स्टडी करो तो कोर्ट कहता है ये एक रिपोर्ट आई है, नीरी की उसकी रिकमेंडेशंस है, इसलिए हम फैसला दे रहे हैं। हम सारे इस विचार के हैं। ये देश आजाद हुआ हमारा, देश की आजादी के बाद यह तय हुआ, ये देश अपना होगा, अपना राज्य होगा, लोग महसूस करेंगे अपना राज्य है। के बाद 12 नवंबर के बाद पिछले 3 साल से किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की, वीरभद्र की। तुमने क्या किया? एक ही काम किया, जनता को गुमराह किया। हम क्या करें, हमारे हाथ खड़े। एनजीटी का फैसला है, पर चिंता मत करो, मैं कर रहा हूं, वकील दे रहा हूं वकील, और चिंता मत करो। स्टेशन को
तोड़ने के लिए शिमला जाओ और शिमला की क्या होता है, चिंता क्यों करते हो, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूं ना। 30 को देखना क्या होगा वीरभद्र जी, 30 को नहीं, आपका तो कल्याण 27 को ही हो गया। के घर में शाम को रोटी की चिंता है, छोटे छोटे बच्चे दूध को तरसेंगे, माँ बाप दवाई को तरसेंगे, जिन्होंने उनके साथ भी धोखा करके केवल और केवल, मैं आज आरोप लगा रहा हूं इस मंच से, इन दोनों बड़े नेताओं, इनके परिवारों और कुछ और बड़े उद्योगपतियों की सांठ-गांठ है यहाँ के एक उद्योगपति के साथ। सरकारों की मिली भगत से बनाई गई रिपोर्ट है। मैं इसलिए कहता हूं, कहीं ना कहीं चोर फंस तो जाता ही है, कहीं ना कहीं तो अपना निशान दे ही जाता है। अब इसमें क्या कहा है, रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी है सरकारों को। एक बात ध्यान में रखना, मैं फिर कह रहा हूं, एनजीटी का इसमें कसूर नहीं है।